Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, first year students. Today we will start chemistry chapter number 1 whose name is periodic table and periodic properties. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो इसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है विच इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको डिस्कस करेंगे। जी, तो चैप्टर का नाम है जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल देखते हैं जी। पीरियोडिक टेबल होता क्या है, आप लोग अपनी 9th क्लास में 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं, लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। जी, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है जी। इट इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। यानी कि पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हमने आपके पास जो एलिमेंट्स होती हैं जिनकी हमारे पास जो नंबर है वो आपने जो पढ़ा है वो है 118, यानी कि 118 इसका नंबर है। इन एलिमेंट्स को हमने रो एंड कॉलम में एक पैटर्न के तहत अरेंज किया है और इस अरेंजमेंट की ऑर्डर को हम जो कहते हैं, इसके नतीजे में जो टेबल बनता है उस टेबल को हम कहते हैं जी पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, एक पीरियोडिक टेबल के बाद पढ़ने के बाद हमें ये बात का एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसकी कुछ ज़रूरियात क्या एक अलग हेडिंग मैंने बनाई है, इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनाने की एक वजह यह है कि हमारी जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक जगह पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे यहाँ जो मुशक्क़त होती है उनको याद करने की, उनको ट्रेंड को पढ़ने की, उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की, वो ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म होती है? सबसे पहले तो हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। यानी कि हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी को सिंप्लीफाई कर देती है पीरियोडिक टेबल। जी, कैसे सिंप्लीफाई करती है? जैसे आपको पता है हमारे पास जो ग्रुप 1 होता है उसके जितने भी ग्रुप 1 के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सभी अल्कलाई मेटल हैं, सबकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है, सभी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सभी हैलोजेंस के साथ अच्छा रिएक्शन करते हैं। इसी तरह बहुत सी इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल सेम होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमने उसको एक ग्रुप में रख दी है। अगर हमने किसी भी इन सब की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है या स्टडी करना है तो हम किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें दूसरी एलिमेंट्स जो कि उस ग्रुप के अंदर होंगी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं जी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड। यानी कि हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी हमारे लिए सिंपल हो जाती है, आसान हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे पास जो कार्बन के रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर कार्बन रिएक्ट करता है, इसी तरह कार्बन के बिल्कुल ग्रुप के उसके नीचे जो एलिमेंट होता है वो सिलिकॉन होता है, वो भी सेम वही प्रॉपर्टी शो करता है ऑलमोस्ट जो कि कार्बन शो करता है। इसी तरह हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि केमिकल कंपाउंड की स्टडी हमारे पास पीरियोडिक टेबल की वजह से सिंप्लीफाई हो चुकी है। अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल ना होता तो होना ये था कि हमें अलग अलग कंपाउंड को स्टडी करना पड़ना था। हमारे पास मिलियंस ऑफ कंपाउंड ऐसे हैं, तो इंसानों के लिए उनको स्टडी करना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना, उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उनका बिहेवियर स्टडी करना, उनकी दूसरी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्टिविटी स्टडी करना, कंपोजिशन स्टडी करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता। अच्छा जी, दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास इट इज़ ईजी टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम एलिमेंट्स। आप लोग 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 के अंदर यही चैप्टर को पढ़ा था आपने, उसके अंदर भी आपने देखा था कि हमें इसके अंदर डाटा कलेक्ट करना इजी हो जाता है। हम पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एक ट्रेंड होता है। हर चीज़ को उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना हमारे लिए आसान होता है। अच्छा जी, इसका एक और जो पीरियोडिक टेबल है इसको हमने एक नाम दिया है सिंबल ऑफ केमिस्ट्री, कि जहाँ भी अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पीरियोडिक टेबल होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल एक जगह पे बना दिखा दिया जाए और आप उसको पढ़े बगैर बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे केमिस्ट्री की बात हो रही होगी,
यानी कि अगर मैं इस वीडियो के थंबनेल में सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल बना दूँ, तो आपको उसके अलावा कुछ भी ना लिखो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कोई केमिस्ट्री का लेक्चर है या इसके अंदर कुछ केमिस्ट्री की डिस्कशन होगी। यानी कि अगर किसी भी जगह पे पीरियोडिक टेबल हो तो हमें उससे फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कोई केमिस्ट्री की डिस्कशन होती है। इस वजह से आपकी बुक ने इसको नाम दिया, इट इज़ अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। सिंबल कहते हैं किसी चीज़ की इलामत को। तो केमिस्ट्री की सिंबल क्या है जी? पीरियोडिक टेबल। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है। ये बात की थी आपके चैप्टर का हाफ नेम जो हमारे पास था, पीरियोडिक टेबल। अगली बात है जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेंड्स पढ़े हुए हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स होते हैं। हर चीज़ का जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी उसका ट्रेंड होता है, आप पढ़ते हैं क्या आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास होती है वो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो आपको पता चलता होगा कि भाई नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो कम होगी। उसके बाद ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा होगी, इसी तरह फ्लोरीन की उससे ज़्यादा होगी। इससे यानी कि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसा होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, तो वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करती हैं कुछ इस तरह। लेकिन अगर दूसरी प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक नहीं होती वो इरेगुलर इंक्रीज करती हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल होते हैं उनकी अगर प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो वो पीरियोडिक होती हैं। इसके अंदर ट्रेंड्स की एग्जांपल आती है कि जितने भी आप ट्रेंड्स पढ़ते हैं ग्रुप में या पीरियड में, उसके अलावा बिहेवियर्स के मेटालिक बिहेवियर, नॉन मेटालिक बिहेवियर, इसी तरह के बहुत से हमारे पास बिहेवियर होते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी बिहेवियर होता है एलिमेंट्स का, ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये होता क्या, चैप्टर का नाम क्या है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़नी है जी। एक हमने पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, दूसरा पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जितनी भी उसके ख़ास चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रेंड्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये दो चीज़ें ही हमें मिलेंगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी जी। इसके बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किताब के हिसाब से हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है जी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यानी कि किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ना है? पीरियोडिक टेबल का। कि जो आप पीरियोडिक टेबल आज आप देखते हैं ये कैसे बना, किन किन हालतों से गुजरा, किस किस ने इसके ऊपर काम किया और किस तरह ये आज जिस शेप में उस तरह वजूद में है, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहली बात हमने लिखी है, आपकी किताब में लिखी है कि इन 1700 AD ओनली 12 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। यानी कि 1700 में, जिस तरह आज हमारे पास 2025 जो हमारे पास ईयर चल रहा है, इसी तरह 1700 में हमारे पास क्या था जी? ओनली 12 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। सिर्फ हमारे पास 12 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थी। आज हमारे पास कितनी एलिमेंट्स होती हैं जी? 118। तो 1700 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 एलिमेंट्स थी। ये एक एमसीक्यूज आ सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि 1700 में हमारे पास कितनी एलिमेंट्स डिस्कवर थी? 12 एलिमेंट डिस्कवर थी। और ये इनके नाम भी याद कर लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, मरकरी, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक एंड आर्सेनिक। ये हमारे पास 12 एलिमेंट्स यहाँ पे हमने लिखी हैं। उस वक्त सिर्फ यही डिस्कवर्ड हुई थी, इनके बारे में लोग जानते थे। जो दूसरे एलिमेंट्स थी या तो वो अच्छे से सेपरेट नहीं हुई होंगी, यानी कि जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलती है, इनको सबसे पहले रिफाइन करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। ये उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इनको सेपरेट कर सकें, इनके बारे में जान सकें। हाँ, जो मेन हमारे पास एलिमेंट्स उस वक्त थी वो गोल्ड थी। आपको पता है गोल्ड तो बहुत पहले से चल रहा है, सिल्वर, चांदी भी बहुत पहले से है, कॉपर, आयरन, ये तो बहुत मशहूर है, लेड, टिन, मरकरी, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक और आर्सेनिक ये पहले से डिस्कवर हो गए थे। कब डिस्कवर हुए थे जी? 1700 में ये डिस्कवर हो चुके थे, ये 12 एलिमेंट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, एंटोनी लेवजियर। उसने क्या किया जी? उसने इन एलिमेंट्स को, जो हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं, इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर उसने इसको क्लासिफिकेशन करना चाहा कि हम इनके अंदर कुछ को मेटल कहा करेंगे, कुछ को नॉन मेटल कहा करेंगे। अभी हम मेटालिक और नॉन मेटालिक बिहेवियर को आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि हमारे पास जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड और टिन और मरकरी, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास होते हैं जी मेटल्स। मेटल्स वो होते हैं जिसमें से करंट और इलेक्ट्रिसिटी
करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो सी होती है वो पास इजीली हो जाती है। उसके अलावा कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक और अर्सेनिक जो हमारे पास हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ओके, अच्छा जी। एंटोनी लवाइजर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पे काम किया और बहुत काम किया वो थे डोबरीनियर। इन्होंने ये 1829 में क्या किया जी, उस वक्त जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थी, उस वक्त जो जितनी भी एलिमेंट्स थी उन सब को इन्होंने ट्राइएड्स में क्लासिफाई किया। यानी कि आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ना, जिसको आप जानते हैं, उसके अंदर 8 यानी कि जो अगर मेन ग्रुप्स की बात करें ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को निकाल दें जो सेंटर में होते हैं मेटल्स, उनको आप फिलहाल के तौर पे निकाल दें तो हमारे पास 8 ग्रुप्स बचते हैं। आज हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके मेन ग्रुप 8 हैं या 18 हैं, जो मेन ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो 8 होते हैं। इसी तरह हमारे जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होती हैं वो मैक्सिमम 7 तक हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास पीरियड 7 है। यानी कि एक ग्रुप के अंदर कितनी एलिमेंट्स आती हैं, मैक्सिमम 7 आती हैं। इसी तरह हमारे पास जो लेंटेनाइड्स हैं और एक्टेनाइड्स हैं ये एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैक्सिमम 7 एलिमेंट्स पाई जाती हैं। और इसने क्या किया था, डोबरीनियर ने, इसने जो ग्रुप्स बनाए थे हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स पाए जाते थे। जैसे मैंने आपके एक पीरियोडिक टेबल से एग्जांपल ली है, पहला ग्रुप हमारा होता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा ग्रुप होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद थर्ड ग्रुप जो होता है यानी 13th ग्रुप होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। हमारे पास इस तरह तो 7 इस एक ग्रुप के अंदर 7 एलिमेंट्स होती हैं, लेकिन डोबरीनियर क्योंकि उस वक्त ये सारी की सारी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थी, तो जो जो डिस्कवर्ड थी उसने क्या किया, हर एलिमेंट को जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उन सबको एक ग्रुप में रख दिया और एक ग्रुप का नाम रख दिया जी ट्राइएड। ट्राइएड का नाम इस वजह से लिखा क्योंकि हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थी, तो ट्राई का मतलब 3 ही होता है। इसी वजह से इसने क्या किया, हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स रख दी और ग्रुप का नाम जिसको आज हम ग्रुप कहते हैं उसको उसने कह दिया कि ट्राइएड है जी। इज इट ओके? इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। डोबरीनियर ने एक बात नोट की, उसने कहा हमारा जो ट्राइएड है ना उसका जो मिडल एलिमेंट है, जैसे अगर हम पहले ट्राइड की बात करें, जैसे कि हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्राइड है, अगर हम इसके सेंटर एलिमेंट जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास, हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली एवरेज है एटॉमिक मास की लिथियम और पोटेशियम की। कैसे? देखिए देखिए हमारे पास जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास जी 7। लिथियम का एटॉमिक मास होता है A4 एटॉमिक मास, ये इसका सिंबल होता है। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7 और एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39। तो जब इसका एवरेज लेते हैं 7 + 39/2, 7 + 39 46/2, 23। अगर आप पीरियोडिक टेबल चेक कर लें ये एग्जैक्टली सोडियम का एटॉमिक मास है। इसी तरह आप ये खुद सॉल्व करके देख लें, बेरिलियम और कैल्शियम का आप एवरेज लें तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा या ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, रफली इक्वल होगा मैग्नीशियम के। ये भी एक चीज थी जो कि हमारे पास किसने नोटिस की थी, डोबरीनियर ने। उसने ये कहा था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल मैंने जो ट्राइएड बनाया है उसका जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो मिडल में जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया और बहुत अच्छा काम किया वो थे जॉन न्यूलैंड। इन्होंने in 1864 John Newlands first time observed periodicity in the 62 elements, noticing that the property of every eighth element was similar when the average of when arranged by the increasing order of their atomic mass। ये क्या कहा है अभी मैंने, उस वक्त 1864 के अंदर जॉन न्यूलैंड ने सबसे पहले 62 एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले ये याद रखिए कि उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे वो थे 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उस वक्त। किस वक्त? 1864। तो आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि इन 1864 हाउ मच एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, तो आपने लिखना 62। ओके, तो ये देखिएगा कि जॉन न्यूलैंड ने किया ये कि ऑब्जर्व किया कि हमारे पास पीरियोडिसिटी आ रही है इन 62 एलिमेंट्स में। अब ये पीरियोडिसिटी क्या चीज़ होती है, व्हाट इज दिस
पीरियोडिसिटी। जी, तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास ये 62 एलिमेंट्स हैं ना, जो हमने अभी डिस्कवर किए हैं, ये 62 एलिमेंट्स का बिहेवियर एक दूसरे से मैच करता है। जैसे कि अभी हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबका बिहेवियर एक दूसरे से सिमिलर होता है, और अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो वो एक ख़ास यानी कि थोड़ा बहुत चेंज होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, पीरियोडिकली इंक्रीज करता है। इसी तरह अगर हम पीरियड में भी चले जाएं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं वो भी पीरियोडिकली चेंज होती हैं। एटॉमिक मास भी पीरियोडिकली चेंज होता है, आयनिक साइज भी एटॉमिक पीरियोडिकली चेंज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक बिहेवियर एंड अदर ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर चेंज पीरियोडिकली। इस चीज को कहते हैं पीरियोडिसिटी। ये हमारे पास ऑब्जर्व की थी जॉन न्यूलैंड ने कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिसिटी पाई जा रही है, और वो कितनी एलिमेंट्स थी? 62 एलिमेंट्स थी जो उस वक्त डिस्कवर हो चुकी थी। अच्छा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने नोटिस क्या किया? उन्होंने नोटिस ये किया कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें ना, तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट वन। यानी कि आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, मैंने ये कुछ एलिमेंट नीचे लिखी हैं। अच्छा, आपके जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, आप उसके अंदर फिलहाल के लिए जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, उनको कुछ देर के लिए हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास लिमिटेशन शो करती हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी वजह से उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो ख़ास उनके अंदर पीरियोडिसिटी नहीं पाई जाती। और उस वक्त जब ये हमारे पास न्यूलैंड था ना, उस वक्त वो प्रॉपर्टीज़ उस तरह यानी कि वो अरेंज सेपरेटली नहीं थे, वो इन्हीं 8 ग्रुप्स के अंदर डिस्कवर थे। इसने 8 ग्रुप्स बनाए थे जी। तो हुआ ये कि उसने कहा कि अगर आप ये एलिमेंट्स को देखना शुरू करें, फ़र्ज़ करें मैं लिथियम से शुरू करता हूँ, तो इसके बाद वो कहता है अगर आप शुरू करेंगे ना, तो अगली जो 8वीं एलिमेंट होगी, आप उसके अंदर देखेंगे कि सबसे पहले आपने इनको अरेंज कर लेना इनके एटॉमिक मास के हिसाब से। उसने कहा कि आपने इनको इनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर लेना है। लिथियम का सबसे कम होता है, उसके बाद बेरिलियम का, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैंने ये अरेंज कर लिए इनके एटॉमिक मास के हिसाब से। फिर नियोन से ज़्यादा मास होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यानी कि इनको मैंने 2 लाइनों में लिख ली है। 2 लाइनों में लिखने की वजह भी है, आपको अभी बता देता हूँ। अब आप लिथियम से काउंट करना शुरू करें। लिथियम 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 8th एलिमेंट है, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच करेंगी। ये फर्स्ट था और ये 8th वन है, इसकी प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगे। और आप ये पीरियोडिक टेबल में आज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से मैच करती हैं। अगर आप सोडियम से आगे काउंट करना शुरू कर दें तो 8th एलिमेंट आएगी पोटेशियम, और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं। इस तरह चलें, आप लिथियम को छोड़ दें, बेरिलियम से काउंट करना शुरू कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैग्नीशियम पे 8 आ गया है। अब बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती हैं। उसके बाद नीचे कैल्शियम आ जाएगा, उससे मैच करती हैं। फिर उससे अगला 8th आ जाएगा स्ट्रोंशियम, फिर स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टीज में मैच करेंगे। इस तरह अगर आप बोरॉन से शुरू करें तो एल्यूमिनियम आएगा, कार्बन से सिलिकॉन आएगा, नाइट्रोजन से फास्फोरस आएगा। इसी तरह उसने हमारे पास जो जॉन न्यूलैंड था, उसने इसी तरह प्रॉपर्टीज देखी कि हर 8th एलिमेंट जो हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो उसने इसी तरह ग्रुप्स बना दिए, जो जो एलिमेंट्स के हमारे पास प्रॉपर्टीज सेम थी, उसने उन सारी एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। लिथियम, नाइट्रोजन, उसके बाद हमारे पास पोटेशियम आता है, उसके बाद सीजियम, रुबीडियम, के सारे एलिमेंट्स इनको एक ग्रुप में रख दिया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी अगर आप इनको अगर आप याद हो आपको, तो इनकी एक हमारे पास निमोनिक्स होती थी, हाली ने की रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप की होती है। बी मच का सर 12, ये हमारे पास सेकंड होता है। इसी तरह हमारे पास हर ग्रुप की एक निमोनिक होती है, उसको याद करने की। अगर आप वो भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें ताकि मैं आपको बता सकूं। वो नेक्स्ट वीडियो हमारी निमोनिक्स भी हो, ताकि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद हो सके और आप भी फर इनको बोल सकें, सारी एलिमेंट्स याद कर सकें जी। तो इस तरह उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उस वक्त 62 एलिमेंट्स थे, उनको जो डिस्कवर किया था उसने उन सब को एक ऑर्डर में लिखा, और जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उन्हें हमारे पास न्यूलैंड ने एक ग्रुप बना दिया। इसी तरह उसने उस वक्त जो 62 एलिमेंट्स थी उनको ग्रुप्स के अंदर उसने उनको ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया, और एक ग्रुप के अंदर एवरी और एक यानी कि 8 ग्रुप उसने बना दिया उस वक्त जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी मेंडलीव्स।
हमारे पास जो मेंडलीव है ना, इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। यानी कि आज हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं, वो किसी हद तक मेंडलीव का ही बनाया गया। उसके अंदर बहुत सी हमारे पास चेंजिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बनाया हुआ मेंडलीव का ही है, मेंडलीव का ही आइडिया था। अच्छा जी, इन 1869 मेंडलीव ने जो काम किया था 1869 में किया था, और ये एक रशियन केमिस्ट था, यानी कि रशियन केमिस्ट था, रूस का एक केमिस्ट था। और जो हमारे पास ऊपर जॉन न्यूलैंड है, ये एक इंग्लिश केमिस्ट था, यानी कि अमेरिकन केमिस्ट था। इसी तरह मेंडलीव हमारे पास रशियन केमिस्ट है, उसका पूरा नाम है डिमिट्री मेंडलीव। अच्छा जी, डेमिट्री मेंडलीव के वक्त में हमारे पास टोटल 63 एलिमेंट्स थे जी। ये भी याद रखिएगा कि मेंडलीव के वक्त में 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, जबकि न्यूलैंड के टाइम पे 62 एलिमेंट्स थे। तो आप याद रखना 1869 तक 63 एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे। इसने क्या किया, इसने उस वक्त जो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, उसने उनको 8 वर्टिकल कॉलम यानी कि ग्रुप्स के अंदर, 8 ग्रुप्स के अंदर जो अरेंज कर दिया। किस बेस पे किया? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की जगह मैंने उसका सिंबल ए ही लिख दिया है, सिंपल। ठीक है जी। क्या किया इसने, डिमिट्री मेंडलीव ने एटॉमिक मैस की बेस के ऊपर हमारे पास जो उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे, उनको 8 वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप्स के अंदर उसने अरेंज कर दिया। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा हमें काम जिसका दुनिया ने पसंद किया, वो ये था कि इसने उस वक्त पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ बॉक्सेस खाली छोड़ दिए। अब आप कहेंगे भाई, ये कौन सा अच्छा काम है कि उसने डब्बे खाली छोड़ दिए, ये तो बुरा काम है। जनाब, इसने प्रिडिक्ट किया था कि इस जगह, जो मैंने ये जगह छोड़ी है, इसके अंदर फ़लाँ फ़लाँ एलिमेंट इस दुनिया में पाई जाती है, जो कि इस टाइम डिस्कवर नहीं हुई, लेकिन पाई जाती है। और इसने ना वो एलिमेंट्स जो उस वक्त नहीं पाई जाती थी, उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी। यानी कि कोई चीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं हुई और मेंडलीव ने वो जो जगह खाली छोड़ी, इसी पीरियोडिसिटी की बेस के ऊपर वो उनकी प्रॉपर्टीज इस मेंडलीव ने बता दी। उस वक्त तो लोगों को लगा कि भाई ये ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन इत्तफाकन हुआ ये कि जब मेंडलीव ने ये दिया, उसके कुछ ही देर बाद हमारे पास जो इत्तफाकन जर्मीनियम एक एलिमेंट डिस्कवर हो गया। जर्मीनियम हमारे पास डिस्कवर हुआ, तो इसकी जो जगह थी वो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ी हुई थी। और इत्तफाकन वही हुआ जो कि मेंडलीव ने कहा था। जो जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी, असल में मैग्नीशियम सॉरी उसी एलिमेंट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज भी निकल आई। यानी कि वो सारी प्रॉपर्टीज रखता था जो कि मेंडलीव ने बताई। तो इसी वजह से लोगों ने मेंडलीव को बहुत पसंद किया और इसका पीरियोडिक टेबल बहुत पसंद किया। अच्छा, एक बात याद रखिए, आज हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं। 8 जो ग्रुप्स है, उन्हें उन्हें सब ग्रुप ए में रखा गया है। यानी कि अगर आप उनके ऊपर नंबर देखें तो 1A 2A 3A लिखा हुआ है, और उसके नीचे जो हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना, उसके साथ हमने बी लिखा होता है, वो सब ग्रुप बी है। तो मेंडलीव ने सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी नहीं बनाया, इसके 18 ग्रुप्स नहीं थे, 88 ग्रुप्स थे। और जिस तरह हमारे पास जो ग्रुप 3A है और 3B है, इसने क्या किया, 3A और 3B को एक ही जगह पे डिस्कवर कर दिया। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन ये जो गलतियां मेंडलीव ने की थी, ये वो थी कि ग्रुप ए, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब जो 1A और 1A और 1B है, वो एक ही ग्रुप में थे। 2A और 2B भी एक ही ग्रुप में थे। इसी तरह ए और बी सारे एक ही ग्रुप में थे, और इनकी प्रॉपर्टीज में खातिर ख्वाह फर्क पाया जाता है। इसी वजह से बाद में जो हुआ, ये आज का जो पीरियोडिक टेबल है, इनमें ए और बी सेपरेट कर दिए गए इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे। इसी तरह एक और इसके अंदर हमारे पास चेंजिंग हुई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अच्छा, उसी साल, जिस साल ये मेंडलीव ने ये काम किया था, यानी 1869 के अंदर, इसी सन में एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था लोथर मेयर, इसने एक फेमस कर्व यानी कि एक ग्राफ बनाया। ग्राफ के उसने एक एक्सिस पे वेट ले लिया एलिमेंट्स का, और एक साइड पे वॉल्यूम ले लिया। तो जो इसका ग्राफ था, ये बिल्कुल पीरियोडिक था, यानी कि सबकी ये शो कर रहा था कि हमारे पास जो इसका वॉल्यूम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके वेट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पीरियड के अंदर ये कम हो जाता है और पीरियोडिकली कम होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, अचानक कम नहीं हो जाता है। यानी कि अगर कोई चीज़ है, ये अचानक कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये अचानक कम हो गया। ये इसका जो पीरियोडिक जो हमारे पास ग्राफ बना था, वो एक पीरियड था कुछ इस तरह का।
यानी कि पीरियोडिसिटी इसके अंदर शो हो रही थी। इस तरह अचानक बढ़ जाना या अचानक कम हो जाना, इस तरह का कोई हिसाब नहीं था। तो इसने देखा कि हमने अगर एक ग्राफ प्लॉट करना है वेट और वॉल्यूम के दरमियान में, तो इसके अंदर भी पीरियोडिसिटी पाई जाएगी। ये इसने एक छोटा-सा काम किया था जो आपकी बुक ने मेंशन किया था, मैंने सोचा मैं भी मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और जो हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम हुआ, वो किया था जी मोज़ले ने। 1913 के अंदर मोज़ले ने ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर लिया। अच्छा जी, याद रखिएगा कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये डिस्कवर किया था मोज़ले ने, और इसने कहा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर क्लासिफाई करेंगे तो हमारा पीरियोडिक टेबल ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन बनेगा। तो हमारे पास जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास की बेस पे बनाया था, ठीक है। तो फिर जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, यानी कि अब एटॉमिक नंबर देखें ना, हर एलिमेंट का 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह यहाँ से 1 से शुरू होता है और 118 तक जाता है। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल हमारा ज़्यादा अच्छा बनता है। जबकि अगर आप मास को देखेंगे तो हाइड्रोजन का मास 1 है, हीलियम का मास 4 है, उसके बाद लिथियम का मास 7 है। इसी तरह मास जो है वो रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। इसी वजह से अगर हम पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बनाते हैं, बनता तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमारा ना अच्छा नहीं बनता उसके अंदर, क्योंकि पीरियोडिसिटी नहीं पाई जाती एटॉमिक मास के अंदर। इसी वजह से मोज़ले ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को बना दिया किसकी बेस के ऊपर, द पीरियोडिक टेबल वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये काम किया था जी मोज़ले ने। जी आज हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। ये आज तो हमने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी है इसकी, और हिस्ट्री कुछ ख़ास इसकी, यानी कि ये सारी चीज़ें आप मैक्सिमम तो 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इधर सिर्फ हमने रिवाइज़ किया है। अब जो नेक्स्ट काम होगा ना, आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो बेहतरीन होगा, क्योंकि उसके अंदर अब हमने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की जो ख़ास ख़ुसूसियात होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। आपको इधर पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना सिखाया जाएगा सारा कुछ, और उसके बाद आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा। सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू।